नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में सीधे समय के एक ऐसे शानदार सफर पर चलते हैं जो भारत के सबसे लंबे समुद्र तट वाले राज्य की 4000 साल पुरानी समृद्ध गाथा को खंगालेगा। प्राचीन हड़प्पा के मोहरों से लेकर आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था तक ये एक ऐसा राज्य है जिसने हजारों सालों से दुनिया भर की संस्कृतियों को अपने अंदर समेटा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में गोता लगाते हैं। इस विशाल इतिहास को आसानी से समझने के लिए इसे 6 प्रमुख कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत के प्रवेश द्वार से लेकर शक्तिशाली राजवंशों का उदय, फिर सोलंकी और वाघेला युग, उसके बाद सल्तनत और मुगल शासन, और अंत में मराठों से होते हुए ब्रिटिश राज और आधुनिक गुजरात का निर्माण। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इस पूरी टाइमलाइन को दिमाग में एकदम साफ कर देगा। तो चलिए पहले कालखंड से शुरुआत करते हैं, प्राचीन भारत का प्रवेश द्वार। वैसे क्या ये मालूम है कि गुजरात नाम आखिर आया कहाँ से? ये नाम दरअसल गुर्जर जनजाति से मिला है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास यहाँ आकर बस गई थी। लेकिन इस भूमि की कहानी तो उस जनजाति के आने से भी कहीं अधिक पुरानी है। जरा सोचिए, 700 ईसा पूर्व के समय को लोथल जैसे शहर एक बेहद समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हुआ करते थे। अपने विशाल समुद्र तट के कारण ये इलाका हमेशा से ही मध्य पूर्व का प्रवेश द्वार रहा। आगे चलकर लौह युग में भरूच एक प्रमुख बंदरगाह शहर बन गया, और मौर्य काल की बात करें तो 322 बीसी के बाद सम्राट अशोक ने भी जूनागढ़ के पास मौजूद चट्टानों पर अपने शिलालेखों के रूप में एक बहुत ही गहरी और अमिट विरासत छोड़ी थी। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जो शक्तिशाली राजवंशों के उदय और सत्ता के बदलते समीकरणों के बारे में है। जैसे जैसे समय बीता, अनगिनत संस्कृतियों और शक्तिशाली साम्राज्यों ने इस राज्य की रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़े। समय के साथ सत्ता कैसे बदली, ये देखना बहुत दिलचस्प है। पहली शताब्दी में शक शासकों के कर्दमक वंश ने नियंत्रण किया। फिर दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारतीय सातवाहन राजवंश ने कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। 5वीं शताब्दी आते आते गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहां अपना परचम लहराया। लेकिन गुप्तों के पतन के बाद उनके ही सेनापति ने 475 ईस्वी में वल्लभी में मैत्रक राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर ज्ञान और विद्वता का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। 8वीं शताब्दी का भू राजनीतिक परिदृश्य भी काफी हलचल भरा था। कन्नौज त्रिकोण काल के दौरान गुर्जर प्रतिहारों ने उत्तर में और राष्ट्रकूटों ने दक्षिण में शासन किया। लेकिन यहाँ चालुक्यों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब अरब के उमैयद खलीफाओं ने आक्रमण किया तो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के चालुक्य सेनापति पुलकेशिन ने उन्हें करारी मात दी। इस बेजोड़ बहादुरी के लिए उन्हें अवनी जनश्रय की उपाधि मिली, जिसका मतलब होता है पृथ्वी के लोगों को शरण देने वाला। है ना कमाल की बात? इसी उथल-पुथल के दौर में एक बहुत ही अहम और खूबसूरत घटना घटी। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच ग्रेटर ईरान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए ज़रतुष्ट्रवादी शरणार्थी भारत की पश्चिमी सीमाओं पर पहुंचे। गुजरात ने उन्हें खुले दिल से शरण दी। आज वे ही भारत के समृद्ध पारसी समुदाय के पूर्वज हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये राज्य सदियों से एक बेहतरीन सांस्कृतिक संगम रहा है। चलिए अब तीसरे कालखंड का रुख करते हैं, सोलंकी और वाघेला युग। ये एक ऐसा युग था जिसे इसके शानदार वास्तुशिल्प और फलते फूलते व्यापार के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके अंत ने राजपूत शासन के पतन की कहानी भी लिखी। 660 से 1243 ईस्वी तक के समय को सोलंकी स्वर्ण युग कहा जाता है। चालुक्यों के ये वंशज कितने ताकतवर थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय इनकी राजधानी पाटन की आबादी लगभग 1 लाख थी। उस जमाने के हिसाब से ये भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक था। शासक कर्णदेव प्रथम ने कर्णावती शहर की स्थापना की, जो आज का आधुनिक अहमदाबाद है। सिद्धराज जयसिंह प्रथम के शासनकाल में तो इस क्षेत्र ने अपार समृद्धि देखी। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। सोलंकी वंश के बाद वाघेला वंश सत्ता में आया। 14वीं शताब्दी के जैन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार वाघेला वंश के पतन की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है। हुआ यूं कि राजा कर्णदेव वाघेला ने अपने ही प्रधानमंत्री माधव की पत्नी का अपहरण कर लिया। इस भारी अपमान का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली गया और उसने अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने के लिए उकसाया। नतीजा 1297 में खिलजी का भयंकर हमला हुआ और इसी के साथ हिंदू राजपूत शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। वाघेला वंश के इस पतन ने एक नए युग की नींव रखी। ये हमारा चौथा भाग है, सल्तनत और मुगल शासन।
यहाँ से इस्लामिक शासन की 4 शताब्दियों की शुरुआत होती है, जिसकी कमान सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के हाथों में आई। 1297 में खिलजी के कब्जे के बाद चीजें बदलनी शुरू हुईं। जब दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ने लगी तो 1407 में जफर खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर एक बहुत ताकतवर गुजरात सल्तनत की स्थापना की। इसके कुछ ही सालों बाद 1411 में अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद शहर बसाया। ये स्वतंत्र सल्तनत लंबे समय तक फली फूली, जब तक कि 1573 में सम्राट अकबर ने इसे वापस मुगल साम्राज्य में नहीं मिला लिया। इस सल्तनत युग में अगर किसी एक शासक का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है महमूद बेगड़ा। बेगड़ा के शासन में न सिर्फ चंपानेर जैसे भव्य शहर को जीता गया, जो आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर है, बल्कि दीव के तट पर एक मजबूत नौसेना भी बनाई गई। हालांकि 1509 की लड़ाई के बाद पुर्तगालियों ने दीव पर कब्जा कर लिया, और हां, इसी दौरान 1520 में मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में एक बड़े राजपूत संघ का आक्रमण भी झेलना पड़ा था। मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने के बाद 17वीं शताब्दी में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। ये 5वां कालखंड है, मराठों से ब्रिटिश राज तक। अंदरूनी झगड़ों ने नई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। उस समय मराठे एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे। शिवाजी ने 1664 और 1672 में सूरत पर हमले किए, और 1758 तक मुस्लिम शासकों ने मराठों के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। लेकिन मराठों के बीच भी आपसी कलह बहुत ज्यादा थी। इसी अंदरूनी लड़ाई का सीधा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से 1802 में गायकवाड़ शासकों को अपने पाले में कर लिया, और 1857-58 तक पूरा का पूरा गुजरात एक ब्रिटिश प्रांत बन गया। अब ये 3 गुना का आंकड़ा देखिए, ये बेहद दिलचस्प है। ये दर्शाता है कि उस समय ये क्षेत्र कितना अमीर था। 16वीं शताब्दी के यूरोपीय पर्यवेक्षकों की माने तो 1570 में अकेले गुजरात से मिलने वाला कस्टम रेवेन्यू उस दौरान पूरे एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य के कुल राजस्व का 3 गुना था। ये सच में एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, इसी अपार दौलत ने 1600 के दशक में डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और पुर्तगालियों को यहां खींचा था। पुर्तगालियों ने तो अपने कुछ तटीय इलाकों पर 450 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। लेकिन इसी धरती ने ब्रिटिश राज के खिलाफ कुछ सबसे बुलंद आवाजें भी पैदा कीं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, महादेव देसाई और रविशंकर व्यास जैसे दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी यहीं से निकले और पूरे देश को आज़ादी की राह दिखाई। अब ये सफर अपने आखिरी और छठे कालखंड में पहुंच गया है। आधुनिक गुजरात का निर्माण स्वतंत्रता के बाद एक बॉम्बे राज्य का हिस्सा होने से लेकर आज एक आर्थिक पावर हाउस बनने तक की ये यात्रा बेहद शानदार रही है। आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में ये क्षेत्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। फिर 1956 में इसका विस्तार करके इसमें कच्छ और सौराष्ट्र को भी मिला लिया गया। लेकिन महागुजरात आंदोलन के लंबे और कड़े संघर्ष के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आधुनिक गुजरात अस्तित्व में आया। शुरुआत में इसकी राजधानी अहमदाबाद थी, लेकिन 1971 में गांधीनगर नाम का एक नया आधुनिक शहर बसाया गया और उसे राजधानी घोषित किया गया। इस पूरी विकास यात्रा में राज्य ने कई गहरे घाव भी सहे हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 1969 और 2002 में राज्य ने भयानक सांप्रदायिक दंगे देखे। 2001 में कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई। अगर राजनीति की बात करें तो शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन हाल के दशकों में नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के नेतृत्व में राज्य ने भाजपा के लंबे शासन और बड़े राजनीतिक बदलावों को भी देखा है। लेकिन इन तमाम त्रासदियों और बदलावों के बीच आर्थिक रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ी। हैरानी की बात तो ये है कि आज दुनिया के 80% हीरो की प्रोसेसिंग अकेले इसी राज्य में होती है। एक समय था जब अहमदाबाद को उसकी ढेरों कपड़ा मिलों के कारण पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था, और आज ये भारत के सबसे प्रगतिशील और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में से एक है। तो ये थी प्राचीन मोहरों से लेकर आधुनिक फैक्ट्रियों तक की एक असाधारण 4000 साल की यात्रा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं, जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। सवाल यह है, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले यहां शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? वाघेला, गायकवाड़, सोलंकी या सिंधिया? इसका जवाब जरूर सोचिएगा। इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और इतिहास की परतों को समझते रहें।